नमस्कार साथियों, कल की क्लास में अपन ने 1857 की क्रांति व अंग्रेजों का भारत में आगमन, यहाँ पर राजनीतिक स्थापना करना, इन बातों पर चर्चा की थी। आज अपन बात करते हैं 1857 की क्रांति की मुख्य मुख्य बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ज़्यादातर अपने से जो अपने छोटी एग्जाम है, राजस्थान पुलिस, अपन बात करें एलडीसी, पटवारी, इन एग्जामों में अपने से क्या पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति की तय तिथि, 1857 की क्रांति की शुरुआत, 1857 की क्रांति की प्रथम घटना, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्य अधिकारी, राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता है, एजीजी, प्रमुख रियासतें, उनके पॉलिटिकल एजेंट, ये बातें अपने से पूछ ली जाती हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं इनसे। सबसे पहले अपन बात करें कि 1857 की क्रांति की तय तिथि क्या थी, कितनी तारीख इसकी निर्धारित की गई थी। तो ध्यान दे बेटा, 1857 की क्रांति की तय तिथि मतलब निर्धारित कौन सी तारीख हुई थी, तो तय तिथि 31 मई 1857। मतलब एक योजना के तहत पूरे क्षेत्र में, पूरे भारत में विद्रोह करना था और उसकी एक निर्धारित तारीख रखी गई बेटा। वो निर्धारित तारीख क्या रखी गई थी, 31 मई 1857। 31 मई को समस्त क्षेत्रों पर, समस्त छावनियों में एक साथ अंग्रेजों का विरोध किया जाए, ऐसी एक योजना बनाई गई थी और वो तारीख रखी गई 31 मई 1857। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए जो प्रतीक चिन्ह अपनाया गया, वो प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल व चपाती। प्रतीक चिन्ह क्या अपनाया गया था, कमल व चपाती। 1857 की क्रांति की योजना, भाई योजना कहाँ बनाई गई थी, तो ध्यान रखना, या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा लंदन या लिखा हुआ मिलेगा आपको कानपुर के निकट, कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर। कहां पर, कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर, यहां क्रांति की योजना बनाई गई। अब क्रांति ऐसा क्या हुआ कि क्रांति पहले ही शुरू हो गई, तो ध्यान रखे बेटा, इसमें 1854 की बात आती है। मतलब 1857 की क्रांति से जस्ट पहले, तो 1854 में एक युद्ध हुआ था अंग्रेजों का क्रीमिया के साथ, क्रीमिया युद्ध। इस युद्ध से पहले अपने जो सैनिक थे, सैनिकों के पास जो कारतूस था ब्राउन बेस, कौन सा कारतूस था, ब्राउन बेस। और इस समय अंग्रेजों ने कारतूस बदलकर नया कारतूस ले दिया, एनफील्ड राइफल। कौन सा कारतूस ले आए, एनफील्ड राइफल। तो एनफील्ड राइफल और ब्राउन बेस में क्या फर्क था, ब्राउन बेस ये पुराना था, एनफील्ड राइफल थोड़ा सुविधाओं से युक्त था। जब अंग्रेजों ने नया कारतूस लाकर दिया तो इसमें सैनिकों को ऊपर से चलाने से पहले जब इसमें कारतूस भरते थे तो ऊपर इसके एक ढक्कन लगा हुआ था, उस ढक्कन को हटाना पड़ता था। अब नॉर्मल सी बात है, जब भी अपन कोई चीज़ अगर आसानी से हाथ से नहीं हटती है तो अपन सीधा उसका मुंह में प्रयोग करते, धातु से हटाते हैं। सैनिकों ने भी यही किया, धातु से हटाया। अब उससे एक चिकना पदार्थ रहता था, वो आसानी से हट जाता था, मतलब चिकना रहता था। सैनिकों में यह भ्रांति फैल गई कि ये जो चिकनाहट है, ये चिकनाहट गाय और सुअर की चर्बी है। किसकी चर्बी मानी गई, गाय और सुअर की। अब बात करें अपने राजस्थान के सैनिकों में जो ब्रिटिश सेना में शामिल थे, उनमें सर्वाधिक सैनिक हिंदू और मुस्लिम थे। सर्वाधिक सैनिक कौन थे, हिंदू और मुस्लिम थे। अब हिंदुओं के लिए गाय पवित्र, मुसलमानों के लिए सुअर अपवित्र, हराम माना गया है। मुस्लिम धर्म में सुअर को क्या माना गया है, अपवित्र माना गया है। तो सैनिकों ने कहा अंग्रेजों से कि भाई आपने जो नया कारतूस दिया है, ये कारतूस हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है। मतलब आप हमें हिंदू मुसलमान से क्या बनाना चाह रहे हो, ईसाई बनाना चाह रहे हो। ये लेकर सैनिकों में एक बहुत बड़ी भ्रांति फैल गई थी। सैनिकों ने अंग्रेजों का विरोध शुरू कर दिया था, क्रीमिया युद्ध में जाने से मना कर दिया था कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग हम करेंगे नहीं। क्रीमिया युद्ध में क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि भारतीय धर्म क्या कहता है कि चलाकर किसी भी क्षेत्र पर अधिकार न किया जाए, आक्रमण न किया जाए। अगर हम आपके साथ क्रीमिया युद्ध में शामिल होते हैं तो आप हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, क्योंकि भारतीय धर्म के अनुसार तो किसी भी देश पर हमला नहीं करना चाहिए चलाकर। तो इन्होंने क्रीमिया युद्ध में जाने से मना कर दिया। अंग्रेजों को इस बात का बुरा लगा। सैनिकों के लिए 1854 में नियम बना दिया गया, अधिनियम पारित किया गया कि जो सैनिक इस अधिनियम के तहत
भारत से बाहर युद्ध में नहीं जाएगा उसको सेना से नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी समय की अगर अपन बात करें तो बात आती है 1857 की क्रांति की प्रथम घटना। ये प्रथम घटना क्या थी बेटा, कब घटित हुई? तो प्रथम घटना अपने बंगाल में एक छावनी पड़ती है बैरकपुर छावनी। कौन सी छावनी पड़ती है? बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर छावनी में एक सैनिक था मंगल पांडे। सैनिक का नाम क्या मिलता है? मंगल पांडे। मंगल पांडे एक दिन सुबह सुबह की बात थी, सुबह सुबह जब नहा धोकर पूजा पाठ करके नौकरी पर आए, ड्यूटी पर आए, तो इनके सामने एक अंग्रेज अधिकारी मिला। अंग्रेज अधिकारी का नाम मिलता है मेजर ह्यूसन। अंग्रेज अधिकारी का नाम मिलता है मेजर सार्जेंट ह्यूसन। इनसे पूछा कि सर ये जो नया कारतूस है, इस कारतूस में क्या गाय की चर्बी है? अंग्रेज भाई अपने को सीधा जवाब देते ही कहते, अंग्रेज तो अपने को मानसिक, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते थे। अंग्रेज ने जवाब नहीं दिया। मंगल पांडे ने इन पर गोली चलाई, पर ध्यान रखना गोली इनके घोड़े पर लगी, ये बच गए थे। इतने में इनका बीच बचाव करने एक दूसरा अंग्रेज अधिकारी दौड़ा। इनका नाम मिलता है लेफ्टिनेंट बाऊ। लेफ्टिनेंट बाऊ दौड़ा। मंगल पांडे ने इन पर तलवार से हमला किया, पर दोनों अंग्रेज अधिकारी बच गए। बाकी सैनिकों ने दौड़कर मंगल पांडे को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। ये घटना कब घटित हुई थी? 29 मार्च 1857। कब घटित हुई थी ये घटना? 29 मार्च 1857। और मंगल पांडे को इन दो अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने के जुर्म में 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की जो घटना, परिचय मंगल पांडे की जो बात आती है वो नॉर्मल सी आती है, 10 दिन की बात रही। 29 तारीख को गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल को फांसी दी गई। इसकी जो सूचना है धीरे 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 प्रत्येक छावनियों में फैलने लगी और इसकी सूचना पहुंच गई अपने कहां पर? मेरठ। इसकी सूचना कहां पहुंच गई? मेरठ छावनी। और मेरठ छावनी कहां पड़ती है बेटा? उत्तर प्रदेश में। मेरठ छावनी कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। मेरठ छावनी में जब इसकी सूचना पहुंची तो यहां पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने विद्रोह कब किया? 10 मई 1857। कब किया? 10 मई 1857 को विद्रोह किया, मेरठ छावनी को लूटा और 11 मई को मेरठ छावनी से दिल्ली के लिए निकल गए। ग्यारह मई को कहां के लिए निकल गए? दिल्ली के लिए निकल गए। दिल्ली कब पहुंचते हैं? 12 मई। दिल्ली कब पहुंचते हैं? 12 मई 1857 को। और दिल्ली पहुंचकर क्रांति का प्रमुख नेता, क्रांति का प्रमुख नेता, तो क्रांति का प्रमुख नेता किसको चुनते हैं? वहां पर जब सैनिकों ने पूछा कि भाई अंग्रेजों से पहले राज किसका था, तो वहां पे लोगों ने बताया कि भाई अंग्रेजों से पहले तो अपने यहाँ पर मुगल बादशाह राज करते थे। बोले वर्तमान में मुगल बादशाह कौन थे? वर्तमान में मुगल बादशाह कौन है? तो बताया कि बहादुर शाह जफर द्वितीय। बोले ये कहाँ मिलेंगे? बोले तो लाल किले में। तो लाल किले पर गए, लाल किले पर जाकर बहादुर शाह जफर से मिले और बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का प्रमुख नेता बना दिया। क्रांति का नेता किसको घोषित कर दिया? बहादुर शाह जफर को कहा कि भाई अब अंग्रेजों को यहां से निकालेंगे और अंग्रेजों को निकालकर अपन आप ही भारत पर राज करोगे, पूरे भारत के बाद से आपको ही बनाया जाएगा। तो क्रांति का नेता किसको बना दिया गया? बहादुर शाह जफर को बना दिया गया। अब देखो बेटा अपन देखें इस पे, अपने बात करें 1857 की क्रांति की तय तिथि क्या थी? 31 मई। क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या बताया? कमल और चपाती। अब बात आती है क्रांति की प्रथम घटना। तो क्रांति की घटना कब घटित होती है? तो क्रांति की प्रथम घटना कब घटित हुई बेटा? 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को क्रांति की प्रथम घटना
अब क्रांति की प्रथम घटना कहाँ पर घटित हुई? बैरकपुर छावनी में। किसने घटित की थी? मंगल पांडे। और मंगल पांडे का सहयोगी कौन था? मंगल पांडे के सहयोगी का नाम याद रखना बेटा, ईश्वर पांडे। मंगल पांडे के सहयोगी का नाम क्या मिलता है? ईश्वर पांडे। इन दोनों ने 2 अंग्रेज अधिकारियों पर आक्रमण किया, जिसके जुर्म में मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई, फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई। अब क्रांति की शुरुआत की बात करें कि क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो क्रांति की शुरुआत कब हो गई? 10 मई। कब हुई? 10 मई 1857। कहाँ से होती है? मेरठ छावनी से। कहाँ से हुई है? मेरठ छावनी। मेरठ छावनी कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश। तो मेरठ छावनी से क्रांति की शुरुआत हो गई। क्रांति का प्रमुख नेता किसको बनाया गया? बहादुर शाह जफर। कौन थे बहादुर शाह जफर? मुगल बादशाह है, अंतिम मुगल बादशाह है। तो मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का नेता बनाया गया। इन्हीं के साथ में इन्होंने भक्त खां इनको सेनापति बनाया गया और नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। ये क्रांति के संबंधित बात आती है। अब अपन बात करें क्रांति के समय गवर्नर जनरल, तो 1857 की क्रांति के समय भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी का न रहकर गवर्नर जनरल कहाँ का बनेगा? भारत का। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था इस समय? लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्य अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? एजीजी। किस नाम से जाना जाता था? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। किस नाम से जाना जाता था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और यहीं से ध्यान रखना, राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1832 में। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1832 में। राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर था? अजमेर में। राजपुताना रेजिडेंसी के 2 कार्यालय बनाए थे। गर्मी के दिनों में कहाँ बनाया था? आबू में। और सर्दियों के दिनों के लिए कहाँ बनाया गया था? अजमेर में। अब अपन बात करें कि ये राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में, तो इससे पहले की घटना पर चलेंगे तो सहायक संधियां कब हुई थी? 1817 से 1823। 1817 में सहायक संधि किस रियासत ने की थी? करौली के तुरंत बाद में अपने को 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला, पूर्ण सहायक संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत। जवाब रहेगा करौली। पूर्ण व विस्तृत सहायक संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कोटा। अंतिम सहायक संधि करने वाली रियासत सिरोही 1823 में। तो इनके तहत अपने यहाँ पर राजपुताना रेजिडेंसी, और राजपुताना रेजिडेंसी का प्रमुख अधिकारी का नाम क्या पड़ता था? एजीजी। राजपुताना रेजिडेंसी का प्रथम अधिकारी कौन था? प्रथम एजीजी। तो ध्यान रखना, डेविड ऑक्टर लोनी। तो इसको किस नाम से जानते हैं अपने? लोकेट। तो अपना एजीजी कौन था इस समय? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसके अलावा अपने से और क्या पूछा जाएगा भाई? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल पूछ लिया, 1857 की क्रांति के समय मुख्य अधिकारी पूछ लिया। अब अपने से पूछी जाती है प्रमुख रियासतें व उनके शासक और पॉलिटिकल एजेंट। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, आप ध्यान रखिए कि राजपुताना रेजिडेंसी में तो कौन बैठेगा? एजीजी। अब एजीजी के अधीन कार्य करेगा वो कौन सा पद होगा? पॉलिटिकल एजेंट, जो राजा के रियासत में साथ रहकर राजा पर निगरानी करेगा, राजा से राज कार्य के लिए सूचना लेगा और सूचना देगा, वो अधिकारी क्या कहलाता था? अपना पॉलिटिकल एजेंट। अब रियासतों में अपन देखें, नंबर 1 अपने जयपुर रियासत। जयपुर रियासत का शासक कौन था? राम सिंह। जयपुर रियासत का शासक कौन था? राम सिंह। नंबर 2 जोधपुर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मारवाड़। तो जोधपुर रियासत, जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह। जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह। फिर नंबर 3 मेवाड़, उदयपुर, जिसको अपन बोलेंगे मेवाड़। मेवाड़ का शासक कौन था?
मेवाड़ का शासक अपने स्वरूप सिंह, मेवाड़ रियासत का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। फिर अपने से पूछ लिया जाता है कोटा, कोटा रियासत का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। कोटा रियासत का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। अब इनके अधीन पॉलिटिकल एजेंट, कुछ रियासतें जैसे भरतपुर है और है, तो इनमें अपन कुछ मैन याद रख लेते हैं जहां पर अपने को इनके पॉलिटिकल एजेंट के नाम पूछ लिए जाते हैं। अपने सबसे पहले याद रखो मेवाड़ रियासत, मेवाड़ सैफ और स्वरूप सिंह, सैफ और श्यावर्स, सैफ और स्वरूप सिंह, सैफ और श्यावर्स। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? श्यावर्स। तख्त सिंह के साथ में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैक मोशन। तख्त सिंह के साथ में कौन था? मैक मोशन। राम सिंह के साथ में कौन था? मेजर ईडन। और कोटा राम सिंह द्वितीय के साथ में कौन था? मेजर बर्टन, मेजर बर्टन। ये अपने पॉलिटिकल एजेंट और रियासतें भी ध्यान में रखनी है। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासतें जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ और कोटा। जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर ईडन। जोधपुर, जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह। और तख्त सिंह से याद रखना बेटा, तख्त सिंह का एक सेनापति हुआ करता था, तख्त सिंह का सेनापति, और सेनापति का नाम मिलता है ओनाड सिंह। तख्त सिंह के सेनापति का नाम क्या मिलता है? ओनाड सिंह। ओनाड सिंह, इसको अपने को याद रखना है। जब आहुआ के युद्ध होंगे तो आहुआ के प्रथम युद्ध में किसको भेजा जाएगा? तख्त सिंह ने अपने रियासत की तरफ से ओनाड सिंह को भेजा था, इसलिए इसको भी याद रखना है। फिर मेवाड़, मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर श्यावर्स। कोटा रियासत का राम सिंह द्वितीय, और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। ये पॉलिटिकल एजेंट प्रमुख रियासतें और उसके शासक याद रखने हैं। अब अपन बात करते हैं 1857 की क्रांति के कारण, कि 1857 की क्रांति किन किन कारणों से हुई। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण, अपने सहायक संधियों की बात कर ली। सहायक संधियों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अपने 1798 में लॉर्ड वेलेजली को भारत भेजा गया था। किस कारण से भेजा गया था बेटा? उस समय नेपोलियन बोनापार्ट का खतरा अधिक था और भारतीय शासकों के साथ सहायक संधियाँ क्या थी? जब उनमें मुसीबत आए तो हम साथ देंगे, हमें आए तो वो अपना साथ देंगे, इस प्रकार से करके सहायक संधियाँ की गई थी। अब अपन बात करें 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण, प्रमुख कारण, अब बेटा कारण, प्रमुख कारण तो बहुत सारे थे। सैनिक भी परेशान थे, समाज भी परेशान था, राजनेता भी परेशान थे, आम जनता भी परेशान थी। तो कारण कौन सा नहीं बनता? कारण सारे बनते हैं, पर अपने को इन कारणों में प्रमुख वो कारण लेने हैं जो अपने को एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। सबसे पहला कारण अगर अपन देखें तो सबसे पहला कारण बनता है सामाजिक कारण। सबसे पहला कारण अपन ने कौन सा बना दिया? समाज के लिए। दूसरा कारण राजनैतिक कारण। दूसरा कारण कौन सा लेते हैं अपन? राजनैतिक कारण। तीसरा कारण प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण। चौथा कारण धार्मिक कारण। पांचवा आर्थिक कारण। छठा सैनिक कारण। और सातवां जो तात्कालिक कारण अपन ने प्रथम घटना के साथ में पढ़ा था कि प्राचीन जो पुराना उनका कारतूस था ब्राउन बेस, उसके स्थान पर नया एनफील्ड राइफल इनको दिया गया। अब अपन इन कारणों में देखें कि समाज अंग्रेजों से किस प्रकार पीड़ित था। समाज को ऐसी क्या परेशानी थी कि अंग्रेजों का विरोध करना पड़ा। भाई अपने भारतीय समाज की बात करें तो आज भी अपना समाज परंपरावादी है। इसका मतलब भारतीय समाज रूढ़िवादी समाज था, और रूढ़िवादी समाज आज अगर आपकी परंपराओं पर कोई प्रहार करे तो क्या आप चुपचाप सहन करोगे? आप उसका विरोध करोगे? यही उस समय हुआ। अपना समाज परंपरागत जो प्राचीन अपनी परंपराएं थी, जैसे राजस्थान में एक परंपरा चला करती थी सती प्रथा। समाज में अपनी एक परंपरा थी सती प्रथा। अंग्रेजों ने इसको बंद करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने अधिनियम बना दिया सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829। भारतीयों ने विरोध किया। भारतीयों को मन में लगा कि ये अपनी जो सती प्रथा है इसको बंद करना चाहते हैं, मतलब अपने को हिंदू से क्या बनाना चाहते हैं? ईसाई बनाना चाहते हैं, तो इनका विरोध किया जाए। मतलब समाज में जो प्राचीन परंपराएं थी उन परंपराओं को जीवित रखने के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों का विरोध किया।
इसके अलावा समाज अपने धार्मिक कारण से भी परेशान था। धार्मिक कारण भी समाज से जुड़ता है, क्योंकि अंग्रेजों ने समाज में एक तो सती प्रथा, इसी के साथ एक अपने यहाँ पर विधवा विवाह नहीं किया जाता था, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा कि भाई अपने एक कानून लगा देते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कि विधवा का पुनर्विवाह करना चाहिए। और इन कारणों के कारण समाज अंग्रेजों का क्या हो गया, विरोधी हो गया। समाज अंग्रेजों का क्या हो गया था, विरोधी हो गया था। तो ध्यान रखना बेटा, सामाजिक कारण मतलब अपने भारतीय परंपरावादी रूढ़िवादी समाज की परंपराओं पर अंग्रेजों ने प्रहार किया, और प्रहार करने के कारण अपना समाज उनके विपरीत गया। इनके अलावा अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर सुधार कार्य करवाए। देखा जाए तो ये दोनों देखो सुधार कार्य हैं। सती प्रथा भी गैर कानूनी है भाई, जीवित व्यक्ति को जलाना या दफनाना गैर कानूनी है, नहीं करना चाहिए, तो अंग्रेजों ने बंद किया। फिर विधवा पुनर्विवाह है, ये भी सुधार का कार्य है। इनके अलावा और भी सुधार कार्य करवाए, जैसे अपने यहाँ पर अंग्रेज लेके आए पाश्चात्य शिक्षा। कौन सी शिक्षा लेकर आए, पश्चिमी शिक्षा। और पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण अपना समाज उनके विरोधी हुआ। स्कूलों में अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरियों को भेजा, और ईसाई मिशनरियों ने अपने यहाँ पर खुली आलोचना, भारतीय धर्म की खुली आलोचना की, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। स्कूलों में ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबिल की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। इस प्रकार समाज धर्म के नाम पर और सामाजिक कार्यों के कारण उनका विरोध करने लगा। इनके अलावा अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर डाक सेवा का विस्तार किया, रेल सेवा का विस्तार किया, और इन सभी कारणों को अपने भारतीय समाज ने अपने ऊपर प्रहार के रूप में देखा कि अंग्रेज अपने को ईसाई बनाना चाहते हैं। अरे भाई, आज से 50 साल पहले की बात करो, अगर आपके खेत से कोई सड़क निकालना चाहिए तो क्या अपने बुजुर्ग निकालने देते थे? नहीं देते थे। पर आज अपन अपने चाकर मकान सड़क के किनारे ले जाते हैं। मतलब जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, अपन ने पाश्चात्य शिक्षा को महत्व दिया और विकास कार्यों में शामिल हुए। अब अपने बुजुर्गों के समय की बात आ रही है 1857 की, तो अंग्रेजों ने जब यहाँ पर रेल की पटरियाँ बिछाई, अपने वाले बुजुर्ग लगते भाई साहब पूरी की पूरी पटरियाँ उखाड़ कर फेंक देते थे कि आप आगे आगे चलाओ, हम पीछे पीछे। डर क्या था? बोले अरे अगर रेलगाड़ी चाल गई तो अपन भर भर कर ले जाएगा, ब्रिटेन ले जाएगा। बोले आपने अटे घर परिवार की लुगाया भर भर ले जाएगा। और ऐसा बड़ो डर किया रही। अगर तो प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में सबसे बड़ा धन किसको माना गया है? गोधन और स्त्री धन। सबसे बड़ा धन किसको माना गया है? अपनी जो इज्जत जगीन मानी जाए वह गाय और स्त्री। स्त्री की रक्षा और गायों की रक्षा के लिए राजस्थान में महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, जिनको आज अपना लोग देवता के रूप में मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया किसके लिए? स्त्रियों और गायों के लिए। इसका मतलब सबसे बड़ा जो अपना संपत्ति, सबसे बड़ा जो धन माना जाता था वो गोधन, महिलाओं की सुरक्षा, यही अपना सबसे बड़ा अधिकार हुआ करता था। तो यहाँ पर जब उन्होंने रेल की पटरियां बिछाई तो बुजुर्गों को लगा कि अब अपनी लुगाएं हटाऊं भर भर के घर लेके जाएंगे, ब्रिटेन ले जाएगा और अपन के बना देगा? ईसाई, अंग्रेज बना देगा। तो इनको ये भय था, इसलिए यहाँ पर रेल सेवा नहीं चलने देना चाहते थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने अपने यहाँ से कच्चे माल को पर्याप्त मात्रा में लूटा, लेकर गए। तो अपने भारतीयों को लगा कि अगर रेलगाड़ी चालू कर दी तो हटाऊं माल भर भर के कर ले जाएगा, ब्रिटेन ले जाएगा। कई कारण बने, अपनी अपनी सोच के अनुसार बहुत सारे कारण बनते हैं बेटा। आप भी अपना आज अगर अपन विचार करें कि बहुत सारी चीज़ों पे अपना अपना मन क्या कहना चाहता है, अपन उसी के अनुसार अपन कह सकते हैं। ध्यान में रखना है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। सती प्रथा निषेध कानून अधिनियम कब बनाया गया? 1829 में बनाया गया, सती प्रथा पर रोक लगाई गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया? 1856 में बनाया गया, और विधवाओं का पुनर्विवाह करवाने पर जोर दिया गया। समाज पूर्ण रूप से अंग्रेजों का विरोध कर रहा था, विरोधी बन चुका था। इसी के साथ में अपने यहाँ पाश्चात्य शिक्षा, डाक सेवा, रेल सेवा, इन सुधार कार्यों को भी अंग्रेजों द्वारा सुधार कार्यों को भी अपने भारतीयों ने प्रहार के रूप में देखा, आघात के रूप में देखा कि ये गलत कर रहे हैं। पाश्चात्य शिक्षा बोले अपन अंग्रेज बना देगा, ये अपन ईसाई बना देगा आ चीज़ा, क्योंकि अपना हटे कौन सी शिक्षा चाल्या करती? वैदिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा चलती थी? वैदिक शिक्षा। और उन्होंने अपने यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा लेकर आए, तो पाश्चात्य शिक्षा तो एकदम से पलट दी, और पलटने के कारण भारतीयों ने उनका विरोध किया।
फिर आता है दूसरा अपना कारण कौन सा, राजनीतिक कारण। दूसरा कारण कौन सा बनता है, राजनीतिक कारण। भाई राजा महाराजाओं को क्या दिक्कत आई, राजनीतिक कारण। आज भी अपने जो विधायक, जो नेताजी, जो सांसद हैं, वो अपने अपने पक्ष के लिए आज भी राजनीति खेलते हैं। उस समय भी राजनेता तो अपने खेलते थे। अब शुरुआत में जब अंग्रेज आए, भाई पहले पहले 2-4 दिन तो सेन चौका लग है, विग बाद गमायन रूप दिखे, जद जाकर अपन बुरो लागू शुरू है कि वो अपने लिए नुकसानदायी है कि फायदेमंद है। राजाओं ने शुरुआत में तो इनको पाल लिया, इनके साथ संधियां कर ली, इनको यहाँ पर सुरक्षा दे दी, इनको यहाँ धन दे रहे थे, पर इन्हीं के ऊपर वो भारी पड़े। भारी कैसे पड़े, जैसे अंग्रेजों ने अपने अंग्रेज अधिकारी आए लॉर्ड डलहौजी, अंग्रेज अधिकारी कौन आए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लागू की, व्यंपगत नीति। कौन सी नीति लगाई, व्यंपगत नीति। और व्यंपगत नीति के तहत राजा महाराजाओं पे पाबंदी लगा दी, गोद निषेध प्रथा। कौन सी प्रथा लगा दी, गोद निषेध प्रथा, कि अगर आपके उत्तराधिकारी नहीं है तो गोद लिया हुआ पुत्र उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। और इनके तहत राजस्थान की रियासतों को हड़पने का प्रयास किया। राजस्थान की रियासतों को नहीं, पूरे भारत की रियासतों की बात करें, पूरे भारत में ही रियासतों को हड़पने का प्रयास किया। अब लॉर्ड डलहौजी की यह नीति, जिसको आप क्या कह सकते हो, गोद निषेध नीति, या इसको क्या बोल सकते हो, हड़प नीति। ये नीति का नाम अपन दे सकते हैं अपनी तरफ से, गोद निषेध या हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने यह नीति लागू करते ही अपने यहां से रियासतों को हड़पने का प्रयास करने लगा, रियासतों को हड़पने लगे। इनके अलावा राजा महाराजाओं के पद व पेंशन समाप्त, राजा महाराजाओं के पद व पेंशन समाप्त कर दिए। राजा महाराजाओं को तकलीफ आई, कैसे कैसे किए, ध्यान दो बेटा। अपने राजा बहादुर शाह जफर की बात करें, बादशाह की, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को आदेश दिया गया, कब, 1849 में। आदेश कब दिया गया, 1849 में, कि आप लाल किला छोड़कर, लाल किला खाली करोगे और लाल किला छोड़कर कहाँ रहोगे, कुतुब मीनार में। कहाँ रहोगे, कुतुब मीनार में रहोगे। बहादुर शाह जफर ने बोले भाई क्यों, अरे तो बोले अब तू शासक थोड़ी है, शासन कौन कर रहा है, अंग्रेज, तो लाल किला पर अधिकार की कोई हो, अंग्रेजा। तो बोले लाल किला खाली कर और लाल किला छोड़कर कहाँ रहेगा तू, कुतुब मीनार में। यह आदेश कब दे दिया गया इनको, 1849 में। इसके बाद आदेश जारी किया गया 1856 में, कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद कोई भी बादशाह की उपाधि धारण नहीं करेगा, कोई भी बादशाह की उपाधि धारण नहीं करेगा। तो ये कारण बने कि नहीं बने भाई, अंग्रेजों पर कारण बने, और अंग्रेजों ने यहाँ पर हड़प नीति के तहत लूटपाट शुरू की। तीसरा अपना कौन सा कारण था, प्रशासनिक कारण। अब देखो बेटा, प्रशासनिक कारण क्या बनता है, प्रशासनिक कारण, मतलब प्रशासनिक सुविधाएं। प्रशासनिक सुविधाएं, पुलिस की सुविधा मुहैया करवानी है या फिर न्याय सुविधा मुहैया करवानी है, ये कौन सी सुविधाएं होती है, अपनी प्रशासनिक सुविधाएं। अंग्रेजों ने क्या किया, अपने यहाँ पर भ्रष्टाचार, कंपनी में क्या था, भ्रष्टाचार था। अब कंपनी में जब भ्रष्टाचार रहे तो कंपनी से अपने को न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं अपन। अब कंपनी में भ्रष्टाचार था तो इसका मतलब न्याय व्यवस्था कैसी रही, महंगी। न्याय व्यवस्था महंगी व भ्रष्ट। नौकरी में भेदभाव, नौकरी में भेदभाव। ये क्यों कर रहे थे अंग्रेज, अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म स्वीकार करता था तो उसको न्याय व्यवस्था भी सुलभ होती थी, उसको नौकरी भी सरलता से मिलती थी। पर अगर कोई ईसाई धर्म स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसको न्याय व्यवस्था भी महंगी और कष्टदायी थी, महंगी भी थी, कष्टदायी भी थी, भ्रष्टाचार भी था, नौकरी में भी सुविधा नहीं मिल पाती थी, नौकरी में भी भ्रष्टाचार था, आदि अनेक अपर्याप्त सुधारों के कारण भारतीयों में उनके प्रति असंतोष की भावना फैली। इसके बाद अगला कारण कौन सा जाता है अपना, धार्मिक कारण। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है बेटा धार्मिक कारण। अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर धर्म परिवर्तन पर जोर दिया, धर्म परिवर्तन पर। अब धर्म परिवर्तन पर जोर कैसे दिया बेटा? अपन बात कर रहे थे पाश्चात्य शिक्षा की। पाश्चात्य शिक्षा जैसे ही भारत में लागू की, स्कूलों में, यहाँ पर जब स्कूलें खोली गई और स्कूलों में जो पादरी वर्ग था, जिसको अपन ने क्या बोला है, ईसाई मिशनरी, पादरी वर्ग को अपन ने क्या बोला है, ईसाई मिशनरी। तो ईसाई जो मिशनरी आए, ईसाई मिशनरियों ने स्कूलों में हिंदू धर्म की खुली आलोचना की, मजाक उड़ाई, खिल्लियां उड़ाई। हिंदू धर्म की आलोचना के साथ साथ ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ था बाइबिल, इसकी शिक्षा पर, इसकी शिक्षा अनिवार्य कर दी, जोर दिया कि स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपको बाइबिल ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। अब बाइबिल पढ़ना पड़ेगा तो भाई धीरे धीरे व्यक्ति हिंदू मुस्लिम से क्या बन जाएगा, ईसाई। तो अंग्रेजों ने इस प्रकार के जो कार्य किए, इससे अपना कौन सा कारण उभर के आता है, धार्मिक कारण। फिर नेक्स्ट अपन कारण कौन सा लेते हैं, सैनिक कारण। सेना को क्या तकलीफ हुई? सैनिक कारणों में सबसे पहले तो सुविधाओं में कटौती, सुविधाओं में कटौती। अब सुविधाओं में कटौती कर दी, शुरू में जो सुविधाएं दी जा रही थी उन सुविधाओं को धीरे धीरे कम कर दिया अंग्रेजों ने। कम किया तो सैनिकों ने उनका विरोध किया। सेना में मूल कारण क्या था? सैनिकों को जब नौकरी दी गई उस समय डाक सेवा निःशुल्क, अंग्रेजों ने एक अधिनियम बना दिया, डाकघर अधिनियम 1854, डाकघर अधिनियम 1854। इस अधिनियम के तहत सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी। सैनिकों ने इनका विरोध किया, और विरोध किया तो अपना कारण कौन सा बन के आता है, सैनिक कारण। इसके अलावा सैनिकों को जब भारत से बाहर युद्ध पर जाने को कहा गया, सैनिकों ने मना कर दिया, और मना किया तो लॉर्ड कैनिंग ने सैनिकों पर 1854 में अधिनियम पारित किया, जिसके तहत युद्ध में जाना अनिवार्य कर दिया। सैनिकों ने इसका जमकर विरोध किया, और कारण कौन सा निकल कर आता है अपने सामने, सैनिक कारण। फिर अपना आता है आर्थिक कारण। फिर कौन सा कारण निकल कर आता है, नेक्स्ट नंबर 6, आर्थिक कारण। सैनिकों ने अपने यहाँ पर व्यापार शुरू किया, और व्यापार में कर मुक्त व्यापार लागू कर दिया। जब कर मुक्त व्यापार शुरू किया, कर मुक्त व्यापार, तो कर मुक्त व्यापार शुरू करते ही जो अपने यहाँ पर उद्योग धंधे थे, भारतीय उद्योग, अब भारत में कौन से उद्योग धंधे थे, सूती वस्त्र उद्योग। भारत में कौन से उद्योग धंधे थे, सूती वस्त्र उद्योग। और सूती वस्त्र उद्योग धीरे धीरे समाप्त हो गए। कारण, क्योंकि अंग्रेज ब्रिटेन में बड़ी वस्तुएं भारतीय वस्तुओं की तुलना में सस्ती रही, और सस्ती रही तो भारतीय उद्योग धंधे क्या हो गए, धीरे धीरे समाप्त हो गए। अब उद्योग धंधे समाप्त हुए तो अपने यहाँ पर सबसे बड़ा एक तबका बेरोजगारी का खड़ा हो गया। बेरोजगार व्यक्ति अपना घर परिवार चलाने के लिए, अपने खर्चे वहन करने के लिए क्या करेगा बेटा, ऋण लेगा। ऋणग्रस्त समाज हो गया, मतलब लोगों पर कर्जा हो गया, और ऋणग्रस्त समाज हुआ तो अपने यहाँ पर व्यापारियों व सूदखोरों में बढ़ोतरी हुई। जो अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे उनमें बढ़ोतरी हुई, और इसी प्रकार से अपने यहाँ पर उद्योग धंधों को समाप्त किया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने भारतीय कृषि, अब भारतीय कृषि कैसी थी बेटा, भारतीय कृषि की बात करें तो भारतीय कृषि कैसी थी, खाद्यान्न। खाद्यान्न की जगह अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इसका वाणिज्यकरण। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, वाणिज्यकरण। वाणिज्यकरण का मतलब अपने यहाँ पर बाजरे, गेहूं, जौ, चावल की जगह पर अंग्रेजों ने कहा कि आप अफीम, नील की खेती करें ताकि आपको मुनाफा ज़्यादा हो। अब अंग्रेजों ने शुरुआत में तो मुनाफा दिया, पर जैसे ही उनकी ज़रूरत पूरी हुई, इनकी खरीदी पर बंद कर दिया, कम कर दी, और कमी की तो किसानों को लागत मूल्य नहीं मिला।
अब लागत मूल्य नहीं मिला तो किसानों का क्या हो गया, गरीबी, ऋणग्रस्तता बढ़ी, और ऋणग्रस्तता बढ़ने के कारण अपना कौन सा कारण सामने निकल कर आता है, आर्थिक कारण। कौन सा कारण निकल कर आता है, आर्थिक कारण। एक अपना लास्ट जो अपन ने कारण बोला था, जिसको अपन बोलते हैं तात्कालिक कारण। और तात्कालिक कारण क्या था बेटा, जो अपन ने अभी पहले पढ़ा कि प्रथम घटना 29 मार्च 1857, कारण अपने ब्राउन बेस के स्थान पर नया राइफल एनफील्ड का देना, नए कारतूस का देना। नया कारतूस में क्या माना गया, चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी। और ये अपना कारण कौन सा माना जाता है, तात्कालिक कारण, जिसके वजह से 29 मार्च को मंगल पांडे और ईश्वर पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया, जिसके जुर्म में मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, फांसी दी गई। और फांसी हुई तो उसके विरोध में 10 मई को अपने क्रांति शुरू हो गई। अब अपन बात करें कि राजस्थान में क्रांति कब शुरू होती है, तो अपनी छावनियों से बात करेंगे, जो अपन करते हैं अपने अगले वीडियो में। राजस्थान की छावनियां अपन ने पहले वीडियो में पूरी बता दी हैं, अगले वीडियो में अपन बात करते हैं राजस्थान में क्रांति की शुरुआत। धन्यवाद।